ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं उजाले चांद सितारों से ही हो, शिक्षा से भी ज़िंदगी रोशन हुआ करते हैं। डीडी बिहार देख रहे सभी प्यारे दर्शकों को अनामिका का प्रणाम। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जानकारियों से सराबोर हमारे ख़ास कार्यक्रम दिशाएं में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आप तक कई बातें करियर रिलेटेड लेकर आते हैं, एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात भी कराते हैं और आपको गाइडेंस भी देते हैं। आपको बता दें, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है करियर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पर कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव भी है। अगर आप कोई क्वेश्चन हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस टोल फ्री नंबर 1800-3456-1711 पर कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-1711। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं धीरज कुमार, जो एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन दिशाएं में आपका। धन्यवाद अनामिका जी। मैं दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये क्या होता है और एक चार्टर्ड अकाउंट के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। मैडम, बहुत आपका अच्छा सवाल रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है और इसको फाइनेंस के बारे में विशेष जानकारियाँ होती है। जैसे कि आपको किसी का ऑडिट कराना हो, किसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना हो या बैंक्स को अपना फाइनेंशियल को इम्प्रूव कराना हो, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अब आज के टाइम में, रिसेंट टाइम में बहुत ही वास्ट हो गया है, एरिया भी बहुत वाइड हो गया है। तो इनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं तो सारी चीज़ें जब लाइव हो जाती है तो आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं। सारा चीज़ बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करना पड़ता है और इतने स्टेचुरीज कंप्लायंस हो गए हैं अभी कि अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते हैं, कंप्लायंस नहीं करा पाते हैं तो लेट फाइन है, पेनल्टीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सर, अगर इस फील्ड में करियर की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये फील्ड एज अ करियर चुनना कैसा है? मैडम, बहुत अच्छा है ये। तो अभी देखिएगा तो जितने भी, ऐसा नहीं कि इसमें कॉमर्स के ही बच्चे जाएँ, इसमें कॉमर्स हो, नॉन कॉमर्स हो, जो टेक्निकली थोड़े साउंड हो, जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो और जिनको इंटरेस्ट है अकाउंटेंसी में अपने आप को इम्प्रूव करने में, एक बेस्ट लाइफ जीने के लिए, वो सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। एक तो आपको समाज में बड़ा रिगार्ड से लोग देखता है कि इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको लोग देखते हैं, पेश आते हैं। कहीं भी और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो ये माने जाते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, जिनके पास बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। तो आज के टाइम में ये बहुत अच्छे स्कोप्स हैं। अगर मैं डेटाज़ की बात करूँ तो 23 से 25 में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 25% डेटाज इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कन्वर्टिंग इनटू द सीएस। ये बहुत अच्छा ही स्कोप है अभी तो, और जितना ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि मैम जैसे जैसे इंडस्ट्रियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे सीए की डिमांड बढ़ेंगे। और जैसे जितने अभी सप्लाई और डिमांड की हम लोग बात करें तो अभी भी डिफरेंस है। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर हम लोग 2024 का डेटा देखें तो 15,000 अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस होते हैं ईच एंड एवरी ईयर। जबकि एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात करें, टाइम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 18,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट के डिमांड्स अभी भी हैं। तो सप्लाई और डिमांड का भी मैम डिफरेंस अभी भी है, तो इसलिए इसका रोल बहुत ही बढ़ गया है। और बच्चे अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिल रही है। यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो किस तरह के इस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के जॉब लोगों को, बच्चों को मिल सकते हैं, इस बारे में कुछ? नहीं मैम, जॉब अपॉर्चुनिटी तो बहुत ही अच्छा है। रिसेंटली आप देखिएगा तो भी पूरे ऑल इंडिया में 3.7 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिसमें से कि ओन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कुछ पीएससी में भी ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ एमएनसीज में भी ज्वाइन किए हुए हैं। लास्ट 24 का अगर डेटा देखेंगे आप तो पीएससी पे, पर्टिकुलरली मैं पीएसयू की बात करता हूँ, तो उसमें 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट पीएसयू ने डिमांड किया था, जो सी इंस्टीट्यूट ने कम्पीट नहीं करा पाया था उसको। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है।
और जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सैलरी या रेमुनरेशंस या पैकेज की बात करें तो एज ए फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो जस्ट अभी क्वालिफाई ही किया है, अगर रैंक होल्डर नहीं है तो राउंड अबाउट 8 to 12 लाख, 8 लाख से 12 लाख तक उनको सैलरी ऑफर्ड होते हैं तो पीशूज़ में या एमएनसीज़ में। अगर कोई रैंक होल्डर हैं तो 25 से 30 लाख पर एनम उनको डिमांड्स होते हैं उनकी। तो अभी उतना है ही नहीं जितनी इंडस्ट्री की डिमांड है, अभी हम सप्लाई इंस्टीट्यूट इतना कर ही नहीं पा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे बीच एक आज स्टूडेंट भी बैठी हैं, वो भी एक प्रश्न आपके सामने रखना चाह रही हैं। जी, आप अपना प्रश्न रखें। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी प्रिया है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए विदेशों में कौन कौन से करियर के अवसर उपलब्ध है और वे इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैडम बहुत अच्छा क्वेश्चन है पल्लवी का। मैडम अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का केस विदेशों में बहुत ही ज़्यादा है, खासकर मिडिल ईस्ट में देखें, यूके में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो यहीं के चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज़्यादा डिमांड वहाँ पे है। ताकि यहाँ के परसेप्शन से भी फैक्ट भी है कि यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत सुलझे हुए होते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, गल्फ़ कंट्री में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप वहाँ पे भी नौकरी करके आ जाते हैं और अपने स्टेट में या अपने कंट्री को भी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये इसके लिए मैम एड्स आते रहते हैं, या कंपनियां ही, जो कंपनियां अपने आप को ग्लोबलाइज करना चाहती हैं, यहीं की कंपनी है अगर बाहर में जाकर अपने आप को ग्लोबलाइज करना चाहती है तो यहीं से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करती हैं। इधर की वो वहाँ के कंट्री को चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करें, यहीं से चार्टर्ड अकाउंटेंट ले जाती हैं, वहाँ हायर करती हैं। या मोस्टली जो बाहर की कंपनियाँ हैं वो यहीं के चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफर करती हैं कि एज ए एम्प्लॉई रखें हम वहाँ पे। क्योंकि मैम अभी जो रिसेंट डेटा देखिएगा, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं सब इंडिया के ही हैं। तो उसी तरह मैम फाइनेंस में भी जितने भी बड़े बड़े कंपनियों के फाइनेंस हेड हैं वो भी सब इंडिया से ही आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, अब इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम इन कंपैरिजन विद द ओल्ड टाइम, तो हम ये देखते हैं कि अब लोगों में, बच्चों में इसके प्रति, इस सेक्टर में जाने की ओर जो रुझान है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर दिस? मैडम वेरी अच्छा है ये तो बच्चों में रुझान। मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि मैडम जब हम लोग के टाइम में था तो उतने CS थे, लेकिन इन द रूरल एरियाज़ में या मोस्टन कहेंगे शहर, कुछ ऐसे एरियाज़ में थे जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को लोग समझते ही नहीं थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि IMSC है तो बोल देते कि CO, मतलब आप कहीं पे ब्लॉक में हैं कि क्या है। लेकिन मैम जब से ये नोटबंदी हुई है और GST हुई है तब से इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन को GST का कहीं ना कहीं पेमेंट करना पड़ता है। तो जो भी जैसे जैसे इनडायरेक्ट इसका स्कोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे CA की डिमांड बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम जितने भी नए बिजनेसमैन हैं, अगर बिजनेस करना है, अपने बिजनेस को रेगुलेट करना है, कंटिन्यू करना है, स्मूथली रन कराना है, तो दे मस्ट शुड बी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको चाहिए ही चाहिए होगा। तो उसके लिए मैडम इसका स्कोप बहुत ही वाइड होने वाला है। अभी रिसेंटली 2 to 3 ईयर्स या मैक्सिमम 5 ईयर्स में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अभी तो। बिल्कुल सर। सर हम आगे भी अपनी बातों को जारी रखेंगे। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं, बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद मिश्रा है, बाराबंकी जिला पड़ता है और उत्तर प्रदेश। मैं जानना ये चाहता हूँ कि लड़के जो पढ़ाई लिखाई का पूरी कर लेते हैं, उनको कोई सही दिशा, सही राह दिखाने वाला नहीं मिलता है, तो चार्टर्ड अकाउंट में जाने के लिए उनकी क्या योजनाएं होनी चाहिए जिससे उनको संपर्क साधना चाहिए? जी बिल्कुल, जहाँ तक कि मुझे समझ आ पाया है सर कि क्या योग्यता है जो इस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? मैडम इनका शैक्षणिक योग्यता है कि मैम जैसे 12 आप क्वालिफाई कर लेते हो, इस पर एंट्री का मोड मैडम 2 तरीके से होता है। जैसे ही आप 12 पास कर लेते हो तो CA फाउंडेशन की कोर्स होती है। बेसिकली ये 3 स्टेज में होते हैं। पहला होता है फाउंडेशन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है फाइनल। तो मैडम अब जैसे कि आपने 12 पास किया तो आप एंट्री जो फाउंडेशन में ले सकती हैं। इसका मैडम एंट्री लेने का 2 तरीका है, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। चाहे तो मैम ऑनलाइन मोड से किसी भी इंडिया के किसी भी रूरल एरियाज़ में हो, अर्बन में हो, आप वहाँ से ऑनलाइन लॉगिन करें, फॉर्म भरें, पेमेंट करें और बुक्स आपके घर पे आ जाएगी। या चाहते हैं कि मैं जिस स्टेट में हूँ तो वहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेट में एक चैप्टर होता है, एक ब्रांच होता है, आप उस ब्रांच में जाके कंसर्न कर सकते हैं और वहाँ पे ये सारा चीज़ जो भी प्रोसेस है वो मैनुअली भी आप फिल कर सकते हैं। बिल्कुल, जो उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सर आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि वो एस्पिरेंट्स जो CA बनना चाहते हैं वो कैसे शुरुआत करें और कहाँ से शुरुआत करें?
इसके बारे में? नहीं मैम, मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि मैंने 12th आप क्वालिफाई कर गए, आपको सीए में इंटरेस्ट है, तो आप फाउंडेशन का भी थ्रू द फाउंडेशन आप इंटर कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। इसके करस्पॉन्डिंगली आप साथ साथ ग्रेजुएशन भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर मैडम आपने सपोज किया कि आपको पता चला कि ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, उसके बाद भी आप सीए इंटर में इनरोल करा सकती हैं। जैसे सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, आपको 4 पेपर क्वालिफाई करके करस्पॉन्डिंग इसके साथ साथ में भी आप ग्रेजुएशन भी करें, और सीए फाउंडेशन जैसे हो जाता है फिर आप इंटर में भी ऑटोमेटिकली आप इनरोल हो जाइएगा। अगर आप फाउंडेशन नहीं क्वालिफाई कर पाती हैं या ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हैं, तो सीए इंटरमीडिएट में आप एडमिशन ले सकते हैं, आईपीसीसी में आप एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पे मैडम आप 1.5 साल का कोर्स करके बुक्स पास करके पढ़ के पास कीजिए उसको, और फिर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के आपको 2.5 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी होता है, तभी आप फाइनल का एग्जाम दे पाएंगे। उस पर भी हम जिक्र ज़रूर करेंगे। सर यहाँ पे ये भी बात उठती है कि जो क्राइटेरिया है एग्ज़ाम्स का, और उसके बारे में भी कुछ बताएं, और किस स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले इसमें सकते कहीं हैं? कोई बाउंडेशन नहीं है किसी भी स्ट्रीम का, बच्चा वो साइंस का हो, बच्चा वो कॉमर्स का हो, बच्चा वो आर्ट्स का हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चा का इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है। और मैं तो बेसिकली देखा जाए तो जो बच्चे साइंस वाले हैं उसमें ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास टेक्निकल स्किल्स है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। अगर ये लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं, या साइंस वाले हैं, कोई पर्टिकुलर ही कर सकता है, ऐसा कहीं नहीं मैम। उसका एक स्किल होना चाहिए बच्चों में। तो कोई भी बच्चा इसमें, कोई भी इसमें स्ट्रीम की बाउंडेशंस नहीं है। आप कॉमर्स से भी हैं तो भी कर सकते हैं, आर्ट्स से भी हैं तो भी कर सकते हैं, साइंस से भी हो तो भी कर सकते हैं। हाँ, रेदर देन आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट आपको लगना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। बिना मैडम लगे हुए पढ़े हुए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, एक बात बोली जाती है कि दे आर नॉट शॉर्टकट्स फॉर सक्सेस। एग्जैक्टली मैडम, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स है, ये शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है ये। जी जी बिल्कुल सर, लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर्ड कह सकते हैं आप इसमें। बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक अहम बात एक और है जो जाननी ज़रूरी है। बच्चों को सही दिशा, सही डायरेक्शन मिलना वो भी ज़रूरी है। तो वो किस तरह से ख़ुद को तैयार करे, किस तरह से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करे, किन बातों का उनको ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, उसका किस तरह से ध्यान रखे, किस तरह के बुक्स उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो अभी भी ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि सीए की पढ़ाई जो है वो काफ़ी मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्या वो एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत तरह की बातें मन में आती हैं। तो किस तरह से वो ख़ुद को तैयार करे, कैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें? नहीं मैडम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो समाज का परसेप्शन है मैडम, मैं बच्चों से यही कहूँगा या उनके पेरेंट्स से भी यही कहूँगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। बहुत ही ईजी और रिजनेबल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो तो आप इजीली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, रिविजन्स आपके पास होने चाहिए। ये एग्जामिनेशन टफ नहीं है, लोगों के परसेप्शन से इसको टफ बना के रखा है कि एग्ज़ाम बहुत सी टफ है, ऐसा है वैसा। मैडम इसमें क्या है ना कि एंट्री बहुत ईजी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इसकी एंट्री होती है, कोई पर्टिकुलर इसका कॉलेज वगैरह नहीं है। हर और जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे आपको ऑल ओवर इंडिया से क्वालिफाई करने पड़ते हैं। कंपटीशन जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से होता है। तो इसमें क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक कॉलेज नहीं है, आपको खुद से पढ़ना है। सबसे मैडम बेस्ट इसका ऑप्शंस क्या है कि आपके पास जो स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है उसको आप गो थ्रू जाओ, उसी से पढ़ो आप। इसके बाद से उसके स्कैनर्स आते हैं इंस्टीट्यूट के, फिर आरटीपी आते हैं, उनको आप सॉल्व करो। विद इन टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सॉल्व करोगे तो आप पास ही करोगे, फेल नहीं करोगे। आपको एक स्टूडेंट के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 6 से 8 घंटे वो अगर रेगुलर टाइम देते हैं पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चंस पे तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं आएगा। वो 100% वो क्वालिफाई करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। कोई प्रश्न अगर आप हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं, आप इस टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको नंबर बता दूँ, 1800-3456-171। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर, सीए के कोर्स को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है
और एक बार जब एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और जब सीए की पढ़ाई करके बच्चे निकल जाते हैं, तो क्या फिर वो एक इंडिपेंडेंट अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं? ऐसा भी कुछ फैसिलिटी है इस अनामिका तरह जी, का? ये क्वेश्चन दो हो गया बेसिकली। जी, जी। एक बच्चे कैसे करें और आफ्टर क्वालिफिकेशन को क्या करें। जी। तो मैडम मैंने ही पहले ही बोला है कि स्टेज में एग्जाम्स होते हैं। पहला स्टेज फाउंडेशंस हो गया, दूसरा स्टेज इंटरमीडिएट हो गया, तीसरा स्टेज फाइनल हो गया। जो फाउंडेशंस हो गया, इट इज़ यू कैन से एंट्री हो गया फाउंडेशंस। उसके बाद से आपको इंटरमीडिएट का ऐसे ही लग रहा है कि मिडिल का चीज़ है, तो आपको प्रिपरेशंस करने हैं वहाँ पे। और जो फाइनल वाले बच्चे होते हैं वो एक्सपर्ट इन एवरी पेपर्स, जैसे टैक्सेशंस में आप जा सकते हैं, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, कॉस्टिंग्स है, आईटीज़ है, स्किल मैनेजमेंट्स है, उसमें आपको एक्सपर्ट होने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे मैडम हम एक्सपर्ट होंगे, इसीलिए मैडम इसमें आर्टिकलशिप जो है, ट्रेनिंग जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको लाइव मिल सके। जी। कोई भी चीज़ डेटास को आप लाइव को एक्सपोज कर सके अपने आप को। कभी कभी क्या होता है कि मैडम आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होने के कारण किसी भी चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसमें जो 2.5 साल का ट्रेनिंग दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रह के आपको 2.5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी आप जाके बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी आप फाइनल क्वालिफाई करोगे और सीए बनोगे। अब मैडम आप क्वालिफिकेशंस के बाद उसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको लगता है कि साहब हमको अपना ओन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है, आप उसके लिए भी स्वतंत्र है। आप किसी एमएनसीज में जाना चाहते हैं, मैडम अभी तो रिसेंट का डेटा देखिए, तो म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ हो गई, आईटी कंपनी हो गई, पीएससी हो गई, सेबी हो गई, आरबीआई हो गई, इंश्योरेंस कंपनियाँ हो गई, इतनी सारी सीएस की डिमांड है कि इंस्टीट्यूट उसको कम्पीट नहीं करा पा रहा है। बहुत ही फ्यूचर स्कोप है अभी। सर, यहाँ ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, वो एस्पिरेंट्स जो फाउंडेशन क्लियर कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, इंटरमीडिएट कर लेते हैं, बट अगर वो फाइनल्स किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या चांसेस हैं आगे, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनके लिए? मैडम उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं, वो बेस्ट काम करते हैं, क्योंकि उनको एक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल भी एक्सपोजर्स है। जैसे सपोज कीजिए कि मैडम कोई फाउंडेशन कर गया, इंटर भी कर गया और उसने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लिया है, तो मैडम उसको तो सारी एक्सपोजर हैं, केवल एक्सपर्ट नहीं है वो। तो जितने भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका टर्नओवर 5 शेयर से नीचे है या 2 करोड़ से नीचे है, वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑनर्स हैं, वो इसी तरह के अकाउंटेंट्स को प्रेफर करते हैं। या सीए फॉर्म्स में भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस तरह के बच्चों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ताकि उनको एक एंड एवरी चीज़ का एक्सपोजर होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो एक क्या होता है कि उनके लिए एक स्टाफ भी अच्छे मिल जाते हैं, टैलेंटेड स्टाफ मिल जाते हैं और काम बहुत स्मूथली कर लेते हैं, क्योंकि मैडम उसको प्रैक्टिकल का भी एक्सपोजर है, थ्योरेटिकल का भी एक्सपोजर है, एंड हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स को डील कैसे करें, उनको इस चीज़ का एक्सपोजर है। तो वो इधर वो किसी सीए फॉर्म में रहें, किसी एमएनसीज में रहें, किसी गवर्नमेंट जॉब में अकाउंटेंट की नौकरी करें। अभी मैम रिसेंट का डेटा देखिएगा तो जितने बिहार सरकार में हैं, सब सीए इंटर ही बच्चे हैं जी। जितने भी बच्चे अभी किए हुए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो या फिर परमानेंट हो, वो सारे के सारे सर आपसे आगे भी हम बातें करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जी। आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न पूछें। जी मैं राकेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी अपना प्रश्न पूछें। मेरा सवाल धीरज सर से है कि मैं बैंक में कार्यरत हूँ, तो क्या मैं बैंक की नौकरी के साथ साथ सीए की तैयारी कर सकता हूँ? जी जी सर, बैंक के नौकरी के साथ साथ क्या ये सीए की तैयारी भी कर सकते हैं? ये राकेश जी के बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है कि मैडम क्या मैं वर्किंग हूँ तो क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बाउंडेशन है, ना एज का बाउंडेशन है ना स्टडी का बाउंडेशन है। हाँ मैम, वहाँ पे एक बाउंडेशन है जब आप सीए इंटर कर लेते हैं, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट हमको लगता है कि ये ग्रेजुएट होंगे, वो तभी बैंक में गए होंगे। तो मैडम आप इंटर कर लें, इंटर क्वालिफाई जैसे करते हैं, इसके बाद आपको 2.5 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग करने के बाद से आप फिर सीए फाइनल का एग्जाम दें और सीए बन जाए, कहीं कुछ में दिक्कत नहीं। इवन तो मैडम मैं तो कहता हूँ कि आप तो रिटायरमेंट भी है तो काम कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि विद इन द नौकरी इनको करना पड़ेगा। ये आप रिटायरमेंट के बाद 60 के एज के बाद भी अगर इनमें टैलेंट है, लगता है कि हमको सीए बनना चाहिए, तो इनको तो अच्छा एक्सपोजर भी होगा, फाइनेंस का भी, बैंकिंग का भी, तो ये काम कर सकते हैं, बहुत ईजी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब हमारे बीच प्रतिभागी भी हैं, आप कुछ सवाल करना चाहते हैं सर से? जी मेरा सवाल ये है कि हम देख सकते हैं जैसे इस दौर में दुनिया एआई और ऑटोमेशन की तरफ किस तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका कैसे बदल रही है? नहीं मैडम, अब तो जितने भी हैं सब ऑनलाइन ही हैं।
इधर मैं एआई की बात करता हूँ, जीपीटी चैट की बात करता हूँ, या और भी सेगमेंट की बात करता हूँ, तो मैम अभी भी देखें कि जो भी रिटर्न्स फाइल होते हैं अब तो मैनुअल रह ही नहीं गया है, सारा का सारा ऑनलाइन ही हो गया, सारा का सारा ऑटोमेशन ही हो गया है अब। लेकिन जिसके पास नॉलेज है वो इस चीज़ को प्रोसेस कर सकता है। अगर एक फिनांस एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको फिनेंशियल पूरी नॉलेज है, तो ऑटोमेशन अगर अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है तो नो डाउट मैडम बहुत इंक्रीज करेगा अपने प्रोफेशंस में भी, अपने लाइफ में भी। तो जितने भी ऑटोमेशंस आएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसको अडॉप्ट करते हैं, उनको करना भी चाहिए, जितने भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कर भी रहे हैं। इवन दो मैडम जो ओल्ड एज वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वरना जहाँ भी आप जा रहे हैं, इधर बैंकिंग में जाएँ, इंश्योरेंस सेक्टर में जाएं, कोई मैनुअल वर्क नहीं रह गया, सबका सब ऑनलाइन ही है। कोई भी डेटा देखना है तो आपको कंप्यूटर चलाना ही चलाना है, सिस्टम को ऑपरेट करना ही करना है। तो आपको कोई एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करना है तो मैनुअल कुछ है ही नहीं। तो मैडम एआई का इंपॉर्टेंट बहुत ही है गया, और इसी के कारण से जितने भी एआई ऑटोमेशन के लिए होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही ऑप्ट करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें चाहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही हम हायर करें, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर करें, या किसी और मोड में हायर करें, या किसी कंपनी का सीएफओ हायर करें, ताकि उसको फिनांस के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज भी हो, ताकि हमारे जो भी सिस्टम में अडॉप्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से रन करा पाएँ। बिल्कुल सर, अब अमूमन हम ये देखते हैं कि कोर्स कंप्लीशन के बाद जो सबसे पहले बात जो जहन में आती है, जो मन में आता है कि गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस बहुत हैं, बट कई लोगों में ये बात होती है कि इसको करने के बाद क्या हम गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सेक्टर में, इस लाइन को लेकर, और साथ ही क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोगों को? मतलब इसमें दो है कि पहले आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब में क्या, मैं तो ऑलरेडी बता रहा हूँ कि जितने भी PSUs हैं, MNCs कंपनियाँ हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सेबी हो, RBI हो, इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैम सब फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैडम आप क्वालिफाई करते हैं, इवन तो कैंपस ही कंपनियाँ आती हैं और आपको हायर कर लेती हैं। अगर आप रैंक होल्डर हैं तो जितने भी बिग 4 कंपनियाज हैं या नवरत्नी कंपनियां हैं, आपको कैंपस से ही हायर कर लेती है। नॉर्मली जो एक रैंक होल्डर का होता है वो 25 से 30 का पर एनम उनके तनख्वाह होते हैं मैडम, पैकेज होते हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो एवरेज क्वालिफाई किए हुए हैं, जो एक बार 2 बार में क्वालिफाई किए हुए हैं, तकरीबन 8 से 12 का उनका पैकेज होता है। तो हम जॉब तो बहुत अच्छे से हैं। दूसरा आपने इसी में क्वेश्चन किया कि मैडम चैलेंजेस क्या हैं। जी, चैलेंजेस सबसे बड़ा चैलेंज सामने आता है कि अब नौकरी कहाँ मिलेगी, कहाँ कर सकते हैं? नहीं मैडम, नौकरी तो आपको है। जैसे आप कैंपस में जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हो, कंपनियां जाती हैं आपको हायर करने के लिए, उससे नौकरी की चैलेंज नहीं है। नौकरी में आने के बाद जो चैलेंजेज है, सिर्फ आप प्रैक्टिस में आ गए, किसी कंपनी में चले गए, किसी MNCs में चले गए, तो वहाँ पे मैडम चैलेंजेज है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे कि मैडम ईच एंड एवरी देख रहे हैं कि GST आता है, इनकम टैक्स में अपडेशंस आते हैं, कंपनी एक्ट में अपडेशन आता है, तो यू शुड लर्न, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो जितने भी आप प्रैक्टिशनर हैं, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी प्रोफेशन अच्छी चलेगी, आप नौकरी में भी अच्छा इंप्रूव अपने आप को करा पाएंगे। बिल्कुल जी सर। सर अब जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि वो बच्चे जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैडम मैं बच्चों को यही कहूँगा कि वो कंटिन्यू मेहनत करें, और कभी कभी क्या होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेस नहीं हो पाती, तो वो बच्चे घबराए नहीं, वो पेशेंस के साथ पढ़ें, और जहाँ अपनी कमियाँ हैं उसको रिमूव कराने की कोशिश करें और उसको इम्प्रूव कराने की कोशिश करें। सबसे पहले उनको दिखनी होगी कि अपनी कमियाँ किस चीज़ में। इस स्टेज पे जो भी बच्चे आते हैं, पर्टिकुलरली मैं फाइनल के बच्चों को बोल रहा हूँ कि जो भी इस स्टेज पे आते हैं उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। तो मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करें और प्रॉपर लिखें और प्रैक्टिस करें। 6 से 8 घंटे का प्रैक्टिस करें, आपको सफलता एकदम मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, बिल्कुल। आप हमारे कार्यक्रम में आए सर, और इतनी तमाम जानकारियाँ आपने साझा की हमसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनामिका जी, और दूरदर्शन के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके फीडबैक जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप हमें खत लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगले शुक्रवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।